तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं इंपोर्ट डेटा से। हम देखेंगे कि इंडिया इजराइल से कितना इंपोर्ट करता है, उसकी वैल्यू क्या है और कौन कौन से वो ऐसे सेक्टर्स हैं या स्टॉक्स हैं जहां पे हमको उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो अगर हम बात करें लास्ट 10 ईयर्स की, तो लास्ट 10 ईयर्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट या इंक्रीजमेंट देखने को नहीं मिलता है ट्रेड वैल्यूज़ में। अगर आप 2013 की बात करें और 2022 की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली आपको यहाँ पे 25% के आसपास का ट्रेड वैल्यू में इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप बात करें, धीरे धीरे ये स्लो डाउन होता गया और यहाँ पे फिर कोविड के बाद से अच्छा खासा जंप देखने को मिला है, मोर देन 50% के आसपास। तो मतलब इससे ये पता चलता है कि इंडिया काफ़ी हद तक कई सारी चीज़ें इजराइल से इंपोर्ट करता है। तो अगर हम बात करें वो कौन कौन से सेक्टर से, तो मेनली इंडिया जो है प्रीशियस स्टोन्स, इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, कंपोनेंट्स एंड तीसरी जो इंडस्ट्री है वो है फर्टिलाइज़र्स ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करता है। अगर वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू $1 बिलियन के साथ कम से कम आपका ये स्टोन्स, मेटल्स एंड कॉइन्स यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है। $500 बिलियन के साथ आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है और फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो ये भी $500 बिलियन के आसपास है। तो मेजरली इनका जो मेन इंडिया इंपोर्ट कर रहा है वो है पेयर्स, प्रीशियस स्टोन्स एंड मेटल्स। तो इसको ध्यान में रखते एक स्टॉक आज काफ़ी ज़्यादा उसमें गिरावट देखने को मिली, वो है अदानी पोर्ट्स। इसके पीछे का मेन रीज़न ये था कि अदानी का जो हैफ़ा, इज़राइल में हैफ़ा जो पोर्ट है जहाँ पे उनका बिज़नेस इंटरेस्ट है, तो इंस्टेबिलिटी के कारण ये जो वॉर हुई है इज़राइल एंड हमास के बीच में, इसमें जो इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता आई है वहाँ पे, इसके कारण इनका जो बिज़नेस एस्पेक्ट है, बिज़नेस जो है उसमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आपके कार्गो या ट्रेड जो हो रहा है, स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड हो रहा है, उसमें अगर आपको कहीं ना कहीं रुकावट देखने को मिलेगी तो जाहिर सी बात है उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ होती है, जिसके कारण इनके कंपनी के मार्जिन पे भी असर देखने को मिल सकता है। तो उसके कारण यहाँ पे डिप देखने को मिली, लेकिन कंपनी ने शाम होते होते एक स्टेटमेंट जारी किया कि वो बिल्कुल सेफ़ है और उन्होंने कहा है कि वो BCP पे काम कर रहे हैं, मतलब कि बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान, कि कैसे किसी सिचुएशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम अपने बिज़नेस को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको जारी रख सकते हैं। जैसे कि जब कोविड का समय आया था तो काफ़ी सारी IT कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम चालू कर दिया था, जिसके कारण उनका जो बिज़नेस था वो चलता रहा था। तो यही काम यहाँ पे अदानी पोर्ट कर रहा है। अदानी पोर्ट ने क्या कहा है कि वो अभी सिर्फ एम्प्लॉय की सेफ्टी पे ध्यान दे रहे हैं और साथ में बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान पे भी वो नज़र बनाए हुए हैं और प्लान कर रहे हैं कि वो कैसे अपने बिज़नेस को जारी रख सकें। इसके साथ ही इन्होंने वहाँ पे ट्रेड वॉल्यूम भी शेयर किया है कि वहाँ से वो कितना ट्रेड वॉल्यूम करते हैं, वो कितना परसेंटेज पार्ट है उनके रेवेन्यू का और वॉल्यूम का। तो उन्होंने कहा है मेरली 3% के आसपास का जो ट्रेड वॉल्यूम है वो उस पोर्ट से होके गुजरता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है और हम कंटिन्यूसली नज़र बनाए हुए हैं। जो दूसरा सेक्टर सबसे ज़्यादा आज जिसमें फॉल देखने को मिला वो है रेलवे स्टॉक्स। तो रेलवे स्टॉक्स में अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। इसके पीछे रीज़न था वही वॉर, इज़राइल में इंस्टेबिलिटी एंड जो मिडिल ईस्ट एरिया है वहाँ पे इंस्टेबिलिटी देखने को मिली। तो मेनली यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो इज़राइल और सऊदी अरब के बीच में जो पीस टॉक्स चल रही थी, पीस टॉक्स जो चल रही थी, वहाँ पे कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा रुकावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो सऊदी अरब है वो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का सपोर्ट करता है हमास को, और इसके कारण क्या होगा, जो पीस टॉक्स हैं वो कहीं ना कहीं स्टॉप होंगी। तो जो G20 में एक स्कीम लॉन्च की गई थी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, वहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके कारण जो रेलवे स्टॉक्स में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे कोई फंडामेंटल बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कहते हैं एक उम्मीद बनी थी कि हाँ ये जो एक प्रोजेक्ट आने वाला था उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता आपको अर्निंग्स में और साथ में साथ रेवेन्यू में। तो यहाँ से जो नए नए प्रोजेक्ट्स मिलते और जो स्टैंडर्डाइजेशन बढ़ता डिफरेंट कंपनियों के साथ टाई अप करके, सिनर्जी मेंटेन करके, तो उसमें कहीं ना कहीं एक इंस्टेबिलिटी आ गई है। क्योंकि जो वॉर हुई है इसके कारण मेनली आपका अफेक्टेड ये एरिया होगा और इसके कारण ये जो प्रोजेक्ट है, जो G20 में हमारे प्रधानमंत्री और जो सऊदी अरबियन, US ने जो इंडिया मिडिल ईस्ट
यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया था, इसके कारण क्या होगा, इसमें मेनली जो रेलवे के स्टॉक्स हैं या जो शिपिंग स्टॉक्स हैं उनमें असर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए जो कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो सबसे ज़्यादा इसमें यहाँ पे असर देखने को मिलेगा। तो देखिए रेलवे जब इस कॉरिडोर की बात करी जा रही है तो उसमें कई सारी चीज़ें डेवलप होंगी। तो जैसे मान लीजिए आपका इंफ्रा हो गया, तो रेलवे इंफ्रा के लिए आपके RVNL है, देन वी हैव इरकॉन है आपका, फिर राइट्स है। तो ये आपका रेलवे इंफ्रा में आपका मदद करेगा उस प्रोजेक्ट में। इसके साथ अगर आप बात करते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो क्योंकि रेलवे प्रोजेक्ट डालेगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन भी होगा, तो वहाँ पे पावर ग्रिड है आपका, ABB है, HBL पावर है। तो यहाँ पे भी अच्छी खासी गिरावट देखने को आज मिली है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिफिकेशन के पार्ट में अपना सहयोग देंगे। फिर फाइनेंसिंग की बात आएगी, जब प्रोजेक्ट बनेगा तो फाइनेंसिंग भी वहाँ पे की जाएगी। तो फाइनेंसिंग की जब बात की जाएगी तो यहाँ पे IRFC है एंड डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे भी देखने को मिल सकती है गिरावट। तो यहाँ पे बिजनेस में इनके कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, लेकिन वहाँ पे इंस्टेबिलिटी आने के कारण जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो सकता था, बातचीत आगे बढ़ के, वो कहीं ना कहीं उसमें डिले देखने को मिल सकता है। और इसका जो मेन देखिए यहाँ पे जो रूट है, ये मेनली यहाँ से देखिए जा रहा है, ये आपका इंडिया से होते हुए सऊदी अरब, सऊदी अरब से फिर जॉर्डन और फिर इज़राइल एंड देन वी हैव यूरोप। तो यहाँ से ये जो पार्ट है, जब इसी एरिया में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, अस्थिरता देखने को मिलेगी, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है प्रोजेक्ट के लिए जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा था। G20 में सभी लोगों ने इसमें सहमति जताई थी। तो इसमें और भी जो स्टॉक्स हैं उन पे भी हम नज़र बना के रख सकते हैं। देखिए रेलवे स्टॉक्स तो हमारे हो ही गए, इसके साथ ही आपके क्या बोलते हैं, केबल्स के स्टॉक्स भी अच्छी खासी यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल सकती है। इन केस अगर ये इंस्टेबिलिटी नहीं होती है और ये इम्प्रूव हो जाती है, ज़्यादा एस्केलेट नहीं होता है ये वॉर, तो यहाँ पे जो केबल्स स्टॉक है उनमें भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे बेसिकली ये प्रोजेक्ट इसलिए बनाया गया था कि जो चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसका एक अल्टरनेटिव की तरह काम करेगा, एक विकल्प की तरह काम करेगा। इसीलिए ये एक इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप कॉरिडोर को डेवलप किया गया। तो यहाँ पे मेनली जो इफेक्ट रहने वाले हैं सेक्टर्स वो हैं रेलवे, देन वी हैव शिपिंग, क्योंकि यहाँ पे शिपिंग का और इसके जो बेनिफिट्स होंगे वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेगा। ट्रेड वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे देन वी हैव आपका यहाँ पे बढ़ेगा इकोनॉमिक, जो बूस्ट होगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ पे बढ़ेंगी, तो इसमें अच्छा खासा आपको जंप देखने को मिल सकता है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी चीज़ों में आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि जब तक बिज़नेस के फंडामेंटल में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तब तक आपको कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये देखना है कि सिचुएशन एस्केलेट हो रही है या नहीं डीएस्केलेट हो रही है। तो आपको अपनी पोजीशन पे बने रहना चाहिए। इन केस आप अगर घबरा के कोई भी चीज़ बेचेंगे तो आप हमेशा उसको सस्ते में ही बेचेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इससे पहले अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई है, आने वाले समय में वीडियो अपलोड होगी तो उसमें जो भी जानकारी मिलेगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।